हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन महत्वपूर्ण सवालों को शुरू करते हैं। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, किस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी? तो दोस्तों, ये आपको बताना है कि वो कौन सा युद्ध था जिस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। ऑप्शन ए है प्लासी का युद्ध, ऑप्शन बी है पानीपत का युद्ध, ऑप्शन सी है हल्दी घाटी का युद्ध, ऑप्शन डी है चौसा का युद्ध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि किस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ती है। आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद क्या होता है दोस्तों कि भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है इस प्रश्न से कि अगर आपसे पूछे कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है, तब आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आप बोलोगे 21 अप्रैल 1526 को। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? तो पूरी डेट ध्यान रखेंगे, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को क्या होता है? पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। और अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध तो 1526 को होता है, 21 अप्रैल 1526 को होता है, लेकिन यहीं पे अगला युद्ध दिया गया है प्लासी का युद्ध। तो ये प्लासी का युद्ध कब होता है? अगर आपसे सवाल पूछे कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, तब आपका सही आंसर होगा 23 जून 1757 को। तो 23 जून 1757 को क्या होता है? आप बोलोगे प्लासी का युद्ध होता है। कब होता है? 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। जबकि पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? 21 अप्रैल 1526 को। और अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे हल्दी घाटी का युद्ध लिखा हुआ है। तो हल्दी घाटी का युद्ध बताना है आपको कि हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है। आप बोलोगे 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। तो चलिए दोस्तों, सारे ये तीनों ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला सवाल है, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से। ये आपको बताना है कि गदर पार्टी की स्थापना कब होती है, किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए है 1907 में, ऑप्शन बी है 1913 में, ऑप्शन सी है 1917 में, ऑप्शन डी है 1920 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि गदर पार्टी की स्थापना कब होती है। आपका सही आंसर है 1913 में। तो गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष होती है? आप बोलोगे 1913 में होती है। मतलब, और अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि गदर पार्टी के संस्थापक, मतलब इस गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तब आपका सही उत्तर क्या होगा? किसके द्वारा की जाती है इस गदर पार्टी की स्थापना? आप बोलोगे लाला हरदयाल के नेतृत्व में होती है। लाभ किसके नेतृत्व में? आप बोलोगे लाला हरदयाल। तो दोस्तों, लाला हरदयाल जी के नेतृत्व में क्या होती है? लाला हरदयाल के नेतृत्व में होती है गदर पार्टी की स्थापना। और कब होती है? आप बोलोगे 1913 में होती है। कहाँ पे होती है? ये सवाल पेपर में पूछा जा चुका है कि गदर पार्टी की स्थापना ये कहाँ पे हुई थी। तब आपको ध्यान रखना है कि अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में क्या हुआ था? गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सैन फ्रांसिस्को में होती है गदर पार्टी की स्थापना, सैन फ्रांसिस्को। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, अगला सवाल है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो ये बताना है आपको कि राष्ट्रपति संबंधी जो राष्ट्रपति का जब चुनाव संबंध में जब कोई मामला कहाँ पे भेजा जाता है, जब कोई चुनाव में विवाद होता है, तब वो मामला कहाँ पे प्रेषित किया जाता है, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है चुनाव आयोग को, ऑप्शन बी है संसद को, ऑप्शन सी है उच्चतम न्यायालय को, ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति को। मतलब राष्ट्रपति संबंधित चुनाव मामले में जब कभी विवाद होता है, तो ये निर्णय कौन करता है, कहाँ पे भेजा जाता है मामला? आपका सही आंसर होगा उच्चतम न्यायालय को, अर्थात इसको हम क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। तो कहाँ भेजा जाता है? आप बोलोगे सुप्रीम कोर्ट में। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के बारे में यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तब आपका सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 124 में। तो अनुच्छेद 124 में क्या किस चीज़ का उल्लेख है? आप बोलोगे सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है। तो चलिए, अगला सवाल है,
विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दोस्तों ये आपको बताना है, ये इम्पोर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा की दृष्टि से कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। ऑप्शन ए है नियाग्रा जलप्रपात, ऑप्शन बी है विक्टोरिया जलप्रपात, ऑप्शन सी है एंजिल जलप्रपात, ऑप्शन डी है जोग जलप्रपात। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। आप बोलोगे विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है उसका नाम साल्टो एंजिल जलप्रपात है। क्या नाम है दोस्तों, आप बोलोगे एंजिल जलप्रपात है, और ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अगला सवाल है, सर्वाधिक विनाशकारी कौन सी भूकंपीय तरंग है। तो दोस्तों यहाँ पे भूकंप के संदर्भ में बात कर रहे हैं कि सर्वाधिक विनाशकारी कौन सी भूकंपीय तरंग होती है। ऑप्शन ए है प्राथमिक तरंग, ऑप्शन बी है द्वितीयक तरंग, ऑप्शन सी है तृतीयक तरंग, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो ये आपको बताना है कि सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन सी होती है। आपका सही आंसर होगा तृतीयक तरंग। तो तृतीयक भूकंप की जो तृतीयक तरंग होती है ये क्या होती है, सर्वाधिक विनाशकारी होती है, मतलब इससे ज़्यादा जनधन की हानि होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है इस सवाल से कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि भूकंप का जो मापन है वो किसके द्वारा किया जाता है। आप बोलोगे रिएक्टर स्केल के द्वारा। उस स्केल का नाम क्या है, रिएक्टर स्केल। और अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि भूकंप का जो अध्ययन है, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है। आप बोलोगे सिस्मोलॉजी। भूकंप का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। और भूकंप मापन जो यंत्र है उस यंत्र को आप क्या बोलोगे, सिस्मोग्राफ। तो भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है, और जिस यंत्र से भूकंप को मापा जाता है उसको क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राफ। और जिस स्केल से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है उसको रिएक्टर स्केल बोलते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सर्वाधिक विनाशकारी जो तरंग है वो कौन सी तरंग होती है। आप बोलोगे तृतीयक तरंग, और इस तृतीयक तरंग को आप एल तरंगों के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ये बताना है आपको कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए है हुकुम सिंह, ऑप्शन बी है जीवी मावलंकर, ऑप्शन सी है के एम मुंशी, ऑप्शन डी है यू एन ढेबर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जी बी मावलंकर जी थे। तो कौन थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, आप बोलोगे जी वी मावलंकर जी थे। और अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो जी वी मावलंकर जी हैं ये लोकसभा के जो लोकसभा अध्यक्ष को जो शपथ दिलाते हैं, कौन दिलाते हैं, कार्यकारी अध्यक्ष, अर्थात जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटेम स्पीकर। तो जी वी मावलंकर ये लोकसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर भी थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, सर्वप्रथम पृथ्वी को आकार में गोलाव किसने बताया। तो दोस्तों ये बताना है आपको कि पृथ्वी को सबसे पहले गोल किसने बताया था। ऑप्शन ए है अरस्तु ने, ऑप्शन बी है न्यूटन ने, ऑप्शन सी है पोलिडोनियस ने, ऑप्शन डी है फ्रेडरिक रेटजेल ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए कि पृथ्वी को सर्वप्रथम आकार में गोलाव अरस्तु के द्वारा बताया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल आपको क्या ध्यान रखना है कि अरस्तु ने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी की जो आकृति है, पृथ्वी का आकार कैसा होता है कि गोल होता है, जबकि न्यूटन के द्वारा सिद्ध किया गया है कि पृथ्वी की आकृति कैसी होती है, गोल होती है। और दोस्तों ये आपको ध्यान होना चाहिए, जबकि पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है, और पृथ्वी की आकृति कैसी होती है, आपको ध्यान रखना है, लद्वाक्ष होती है। पृथ्वी की आकृति कैसी होती है, लद्वाक्ष, या फिर अगला आपको ध्यान रखना है जियोल्ड होती है। तो चलिए अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखिएगा कि महात्मा गांधी जी द्वारा भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ पे, किस स्थान पर दिया गया था। ऑप्शन ए है बम्बई में, ऑप्शन बी है लखनऊ में, ऑप्शन सी है चंपारण में, ऑप्शन डी है वाराणसी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि गांधी जी द्वारा पहला भारत में अपना जो जन भाषण है वो वाराणसी में दिया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। चलिए अगला सवाल है, आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो ये इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से। आपको बताना है कि आज़ादी के समय
अर्थात 15 अगस्त 1947 को भारत देश क्या होता है, आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 को। तो आपको बताना है कि 15 अगस्त 1947 को अर्थात आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है JV कृपलानी, ऑप्शन डी है सरदार पटेल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि आज़ादी के समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे JV कृपलानी जी थे। कौन थे, आप बोलोगे JV कृपलानी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, किस अनुच्छेद द्वारा देश में राष्ट्रीय आपात की स्थिति लागू की जाती है। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए। आपको बताना है कि किस अनुच्छेद द्वारा देश में राष्ट्रीय आपात की स्थिति लागू की जाती है। आपका सही आंसर क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 356, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 352, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 360, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए कि अनुच्छेद 352 में वर्णित है कि देश में राष्ट्रीय आपात की स्थिति लागू किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। आप बोलोगे अनुच्छेद 352। और इस प्रश्न से आपको अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है या किस अनुच्छेद के तहत लगता है। तो आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 356 में। और वित्तीय आपात का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। आप बोलोगे अनुच्छेद 360 में। जबकि राष्ट्रीय आपात की स्थिति किस अनुच्छेद के तहत लागू होती है। आपका सही आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 352 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। तो दोस्तों ये आपको बताना है कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है। सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत बताना है आपको। ऑप्शन ए है स्ट्रांगबोली, ऑप्शन बी है फ्यूजियामा, ऑप्शन सी है कोटोपैक्सी, ऑप्शन डी है मोनोलोआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत बताना है आपको। तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए, कोटोपैक्सी। तो कोटोपैक्सी नामक जो पर्वत है ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। और अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि कोटोपैक्सी नामक जो ये पर्वत है, जो सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत, ये किस देश में पड़ता है। तब आपका सही आंसर क्या होगा, इक्वाडोर में। तो इक्वाडोर नामक एक देश है, उस देश में विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है कौन सा, कोटोपैक्सी। किस देश में, आप बोलोगे इक्वाडोर में। तो चलिए अगला सवाल है दोस्तों, 1932 में पूना समझौता किसके बीच हुआ था। तो ये इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए कि पूना समझौता, जिसको हम पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, कब हुआ था पूना पैक्ट। आप बोलोगे सन 1932 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है नेहरू व गांधी के बीच, ऑप्शन बी है गांधी व डॉक्टर अंबेडकर के बीच, ऑप्शन सी है पटेल व गांधी के बीच, ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद व अंबेडकर के बीच। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि पूना समझौता कब होता है, 1932 में, किसके बीच हुआ था। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए, आप बोलोगे गांधी व डॉक्टर अंबेडकर के बीच में क्या होता है, सन 1932 में एक समझौता होता है जिसको हम पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।